गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर शफकत राना श्री गोविंद गुरु गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से आप सभी बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का इस लेक्चर में एक बार पुणे से स्वागत करता हूं। मैं बच्चों, हमने पिछली क्लास में न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ा। न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, उसके कंपोनेंट्स, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट, सबके बारे में पढ़ा। हमने डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ा और आज के लेक्चर में हम एक और न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और उसके विभिन्न प्रकार के बारे में। इससे पहले कि मैं आरएनए के टाइप्स के बारे में अपना व्याख्यान स्टार्ट करूं, आइए सबसे पहले आरएनए के एक्सट्रैक्शन या निष्कर्षण की एक छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। तो आरएनए का एक्सट्रैक्शन करने के लिए हमें सबसे पहले कोई भी बायोलॉजिकल जो सैंपल है, कोई भी जो सेल है, उसका सैंपल लेकर उससे आरएनए को हमें शुद्धिकरण करना होगा। उसके बाद एजीपीसी यानी एसिड ग्वानिडीनियम थायोसाइनाइड फिनॉल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल कर उसको सेल के अन्य डेब्रिस या भागों से अलग करना पड़ेगा और फिर सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट के अंदर उसका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करके उसको सेपरेट करेंगे। जब हम आरएनए को सेपरेट करते हैं किसी भी एक कोशिका के, तो हमें 3 प्रकार के आरएनए प्राप्त होते हैं। आप देख रहे हैं, एक होता है राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए, जो कि कुल आरएनए का 80 से 85% होता है। दूसरा ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए, जो कि 15 से 20% होता है। जबकि तीसरा आरएनए एमआरएनए मैसेंजर आरएनए कोशिका के कुल आरएनए का 1 से 5% होता है। इस प्रकार से कोशिका के अंदर 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। आइए हम आज के लेक्चर में पहले प्रकार यानी एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए यानी वाहक आरएनए के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बताता चलूं आपको कि मैसेंजर आरएनए का जो शब्द है वो सर्वप्रथम जैकब और मोनॉड ने दिया था और इसे न्यूक्लियर आरएनए के नाम से भी जाना जाता है। यह कोशिका में कुल आरएनए का केवल 1 से 5% हिस्सा ही बनाता है, यानी कम प्रतिशत मात्रा में पाए जाने वाला आरएनए है। 3 प्रकारों में से छोटा भी है, इसमें केवल 30 से 200 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। इसका जीवन काल सबसे कम होता है। आउट ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ आरएनए इसके पास सबसे कम लाइफ स्पान या जीवन काल होता है। एमआरएनए एक जीन में जो प्रोटीन को संश्लेषण करने के आनुवंशिक जो सूचनाएं होती हैं, उन सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर एज ए मैसेंजर, एज ए दूत ले जाने का कार्य करता है। ये विभिन्न प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो विभिन्न प्रकार के जो अमीनो अम्ल जो कि प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, आप जानते हैं वो लगभग 20 प्रकार के होते हैं। तो उनको परस्पर जुड़ने के लिए, यानी वो किस क्रम में जुड़ें, इस बात का संदेश लेकर के जाता है और उसके जुड़ने के लिए ये टेम्पलेट का कार्य करता है। आप देख सकते हैं चित्र में कि हम जैसे यहाँ देख रहे हैं, ये यद्यपि थोड़ा हल्का दिख रहा है लेकिन विजिबल है। ये कोशिका का केंद्रक है और यहाँ ये आप देख पा रहे हैं कि केंद्रक है और केंद्रक के अंदर यहाँ डीएनए पाया जाता है। ये डीएनए बनाता है एमआरएनए और यह एमआरएनए जो कि पिंक कलर से दिख रहा है, यह एमआरएनए जाता है राइबोसोम के पास। वास्तव में प्रोटीन संश्लेषण के क्रिया स्थल होते हैं राइबोसोम्स, तो वहाँ राइबोसोम के पास जाता है और वहाँ पर ये प्रोटीन श्रृंखला या हम कहेंगे कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करता है।
अब हम mRNA की संरचना के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। ये डीएनए से निर्मित सिंगल स्टैंडर्ड यानी एक सूत्रीय अणु है और इसमें भी दो सिरे पाए जाते हैं, एक 5 प्राइम 5 और एक 3 प्राइम सिरा होता है। जो 5 प्राइम जो सिरा होता है उस 5 प्राइम सिरे में एक 7 मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक एक कैप पाई जाती है। यानी इसका जो 5 प्राइम वाला सिरा है उस पर एक कैप पाई जाती है और वो कैप 7 मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से मिलकर के बनी होती है। इस कैप से इसको क्या फ़ायदा होता है? दो बड़े बड़े फायदे दिला जाती है ये कैप। जब ट्रांसलेशन होता है तब इस कैप की सहायता से एमआरएनए को जो प्रोटीन संश्लेषण की जो अन्य इकाइयां हैं, विशेषकर राइबोसोम और टीआरएनए, उनको आइडेंटिफाई करने में बहुत मदद मिलती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फ़ायदा इस कैप से क्या होता है कि एक्सोन्यूक्लियस जो एंजाइम्स होते हैं जो कि डीएनए को या किसी भी न्यूक्लिक एसिड को सिरों से काटने का काम कर सकते हैं, खासतौर पे 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम जो होते हैं जो कि 5 प्राइम सिरे पर काम करते हैं, उनसे सुरक्षा दिलाने का काम करता है यह कैप। चित्र के माध्यम से स्पष्ट है। ये रहा एक सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए अणु है। एक सिरा 5 प्राइम, एक सिरा 3 प्राइम। यदि हम इसको आणविक स्तर पर बड़ा करके देखें तो ये इसका 5 प्राइम हो गया, और जैसा कि ऊपर अभी वर्णन में बताया कि ये इसकी कैप है और वह सिरा 3 प्राइम वाला सिरा वो इसकी टेल या पूंछ कहलाती है। हम यहाँ पर चित्र के माध्यम से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। 7 मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसकी कैप बनती है। आइए कुछ और चर्चा करते हैं हम इसकी संरचना के बारे में। तो अधिकांश एमआरएनए के जो अभी जैसे अपन ने 5 प्राइम सिरे की बात की, तो एमआरएनए के जो 3 प्राइम सिरा है उसमें एक एडिनाइलेट रेसिड्यूज का बहुलक पाया जाता है। एडिनाइलेट यानी एडिनाइलिक एसिड, यानी एडेनिन और शर्करा और फॉस्फेट से मिलकर के बनने वाला अणु, उसके कई सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर के पॉलीमर या बहुलक का निर्माण करते हैं और वो सब एक साथ जुड़ करके इसके 3 प्राइम सिरे पर जा करके जुड़ जाते हैं और वो निर्माण करते हैं पॉली एडिनाइलेट टेल का। प्रश्न उठता है कि यह जो पॉली एडिनाइलेट टेल जो कि 3 प्राइम सिरे पर बनती है उससे इसको क्या फ़ायदा होता है? तो याद रखें, जिस प्रकार से कैप 5 प्राइम सिरे पर उसको स्टेबिलिटी प्रदान करता है, उसी तरह से 3 प्राइम सिरे पर यह जो पॉली एडिनाइलेट टेल है वो 3' एक्सो न्यूक्लियस एंजाइम से होने वाले हमले, यानी जो एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी है उससे रोकता है। अर्थात यह जो पॉली एडिनाइलेट टेल है वो एमआरएनए को स्टेबिलिटी या स्थायित्व प्रदान करती है। 5 प्राइम और 3 प्राइम दोनों छोरों पर नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है जिनका कि प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अनुवाद नहीं किया जाता है, ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है। और नॉन कोडिंग के बीच का जो क्षेत्र है जो कि 5 और 3 प्राइम्स के बीच जो मौजूद सीक्वेंस है उनके बीच में ही एक कोडिंग रीजन भी पाया जाता है, और यही क्षेत्र वो होता है जो कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोड का काम करता है। इसे हम एक चित्र के माध्यम से यहाँ अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, ये एमआरएनए का 5 प्राइम सिरा है और ये एमआरएनए का 3 प्राइम सिरा है। तो जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया, दोनों सिरों पर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होती हैं। तो ये वाली जो है ये जो है नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, और ऐसे कैसे ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस 3 प्राइम पर, जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस 3 प्राइम सिरे पर होती है उसको ट्रेलर कहेंगे, और जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो कि 5 प्राइम सिरे पर होती है उसको लीडर कहते हैं। और इन दोनों नॉन कोडिंग सीक्वेंस के बीच में ये वाला जो येलो कलर का जो आप रीजन देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज द कोडिंग सीक्वेंस। बेसिकली ये कोडिंग सीक्वेंस ही ट्रांसलेशन में भाग लेती है, अर्थात इस
इस क्षेत्र में जो भी नाइट्रोजनक क्षारकों का अनुक्रम होगा, अर्थात जो कोडॉन्स पाए जाते हैं, उन्हीं कोडॉन्स के अनुपूरक अमीनो अम्लों को संदेश प्राप्त होगा और अमीनो अम्ल परस्पर जुड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करेंगे। चित्र के माध्यम से यहाँ पर जैसा कि प्रदर्शित है, मैंने बोला ये कैप है 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये होगी टेल, पॉलीएडिनाइलेट टेल, और ये रहा अपना कोडिंग क्षेत्र। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, यही कोडिंग क्षेत्र वास्तव में ट्रांसलेशन में भाग लेता है, और इस कोडिंग क्षेत्र में जो भी अमीनो अम्लों के लिए संदेश आते हैं, अर्थात जिस क्रम के लिए संदेश आते हैं, उस क्रम में अमीनो अम्ल परस्पर जुड़ते जाते हैं, एकत्रित होते जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। एक और स्लाइड में हम एमआरएनए की संरचना के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ चित्र में भी प्रदर्शित है, वर्णन में भी दिया गया है कि एमआरएनए अणुओं का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के दौरान डीएनए की टेम्पलेट स्ट्रैंड की मदद से किया जाता है। मैं अपने पिछले लेक्चर्स में जैसा आपको बता चुका हूँ, डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होती हैं, वो डबल हेलिकल मॉलिक्यूल है, तो उनमें से जो एक स्ट्रैंड है वो ही एमआरएनए के निर्माण में भाग लेती है, उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो दूसरी स्ट्रैंड जो कि एमआरएनए के निर्माण में भाग नहीं लेती है, उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो जो डीएनए की टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है, उसी से एमआरएनए का निर्माण किया जाता है। यही वजह है कि जो एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस है या जो अनुक्रम है, खासतौर पे नाइट्रोजिनस बेसिस का जो सीक्वेंस है, वो टेम्पलेट डीएनए के सीक्वेंसेस का एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी अनुपूरक होता है। यदि वहाँ टेम्पलेट डीएनए की स्ट्रैंड में एडेनिन बेस होगा, तो इस एमआरएनए पर यहाँ पर यूरैसिल होगा, और यदि वहाँ ग्वानिन होगा तो यहाँ पर साइटोसिन होगा। और याद रखें कि एमआरएनए में एक जो मूल लक्षण है आरएनए का, थायमिन नहीं होता है। तो एमआरएनए पर किए गए अनुक्रम को कोडॉन के रूप में पढ़ा जाता है। एक शब्द आता है कोडॉन, वास्तव में जो अमीनो अम्लों के लिए जो संदेश एमआरएनए में निहित होते हैं, जो कि प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के लिए जो संदेश होते हैं, वो संदेश 3 नाइट्रोजनिक क्षारकों का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है। 3 नाइट्रोजनिक क्षारकों का यह विशिष्ट अनुक्रम ही कोडॉन कहलाता है। जो यूकेरियोटिक कोशिका होती हैं, उसमें एमआरएनए का निर्माण एचएनआरएनए यानी हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए के रूप में होता है, जो कि बाद में प्रोसेसिंग करके सक्रिय एमआरएनए के रूप में बदल जाता है। और जब वो प्रोसेसिंग करता है तो 2 प्रक्रियाओं को अपनाता है, कैपिंग और टेलिंग। यहाँ इस चित्र में एक और चीज़ प्रदर्शित है। ये जो ग्रीन रीजन है वो आप देख रहे हैं कि ये कोडिंग रीजन है, प्रोटीन कोडिंग रीजन है। ये यहाँ पर इसका स्टॉप कोडॉन है, यानी जहाँ पर प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन हो जाएगा। ये इसके बाद का वो रीजन जो कि अब किसी भी ट्रांसलेशन में भाग नहीं लेता, उसको यूटीआर या अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं। जबकि इसके ठीक कोडिंग रीजन के जस्ट पहले एक और इम्पॉर्टेंट नाइट्रोजनिक क्षारकों का अनुक्रम पाया जाता है, जिसको शिने-डालगैर्नो सीक्वेंस कहते हैं, और ये केवल प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है। और इस सीक्वेंस के पहले का वापस से वो रीजन जो कि किसी भी प्रकार से ट्रांसलेशन में भाग नहीं लेता, उसको भी यूटीआर कहते हैं। यानी हम अगर देखें तो कोडिंग रीजन से पहले का और कोडिंग रीजन से बाद का समस्त नॉन कोडिंग रीजन जो है, वही यूटीआर या ट्रांसलेटेड रीजन का निर्माण करता है। अब आइए अपन एमआरएनए के प्रकारों की एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। एक एमआरएनए होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक, जो कि केवल एक सिस्ट्रॉन के कोडॉन वाला होता है, और इससे प्रोटीन के केवल एक अणु का संश्लेषण किया जाता है, या मैं कहूँ कि एक प्रकार के प्रोटीन अणु का ही संश्लेषण किया जा सकता है, एक प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का ही निर्माण किया जाता है। ये प्रायः यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जबकि दूसरा प्रकार है वो पॉलीसिस्टोनिक है। जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है, इसमें एक से अधिक सिस्टोन के कोडॉन होते हैं।
यदि हम तुलना करें तो मोनोसिस्टोन में एक ही सिस्टोन के कोडॉन होते हैं, इसलिए एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होगा। इसमें एक से अधिक सिस्टोन के कोडॉन होते हैं, इसलिए एक से अधिक प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण किया जा सकता है, और ये प्रायः प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा सारा mRNA और उसके बारे में। अब हम जब अगली कक्षा में मिलेंगे तब हम इसके RNA के एक और प्रकार की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।